हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पार्ट शेयरिंग। इसके पहले ही मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने कुछ पोर्शन इसका कंप्लीट कर लिया है। आज इसकी सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके अगले न्यू टॉपिक्स। इससे पहले हमने श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं नई न्यू टॉपिक जो है हमारा पेज नंबर 4 और इस पे हमारा टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। सो द बेल्जियन फर्स्ट रीड हम लोग पहले लाइंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो अगर हम बेल्जियन लीडर्स की बात करें तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, उन्होंने उनका जो अलग तरीका ढूंढा कि किस तरह से वो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं एथनिक कंपोजिशन से लेके किस तरह से उन्होंने सॉर्ट आउट किया रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस को लेके। तो इसके लिए अगर हम देखा यहाँ पे ये भी एक लाइन मेंशन है कि अगर 19 देखा जाए तो 1970 से 1993 तक बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 टाइम अब 4 बार बदल भी चुका था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क के लिए। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट कि इसमें किस तरह से एक न्यू बेल्जियन मॉडल बनाया गया। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. तो उन्होंने जब ये पूरे का पूरे अरेंजमेंट किया कि किस तरह से सब लोग मिलजुल के एक ही जगह पे रहें, तो ऐसे कौन से तरीके उन्होंने ढूंढ निकाले। तो ये जो तरीके थे वो दूसरी कंट्री से अलग थे, इनोवेटिव थे, और इन तरीकों को उन्होंने एक पूरे बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा तो उसको उन्होंने एक बोल दिया कि बेल्जियन मॉडल। तो बेल्जियन मॉडल, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि आपको मेन फीचर्स लिखने हैं बेल्जियन मॉडल के और मेन पॉइंट्स लिखने हैं बेल्जियन मॉडल के। तो बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन जो न्यू पॉइंट्स इंक्लूड करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या थे। तो बेल्जियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो काम किया वो ये क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स shall be equal in the central government। उन्होंने ये पहले एक गवर्नमेंट बनाई जो फर्स्ट लेवल गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, वैसे वहां भी बेल्जियम में उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई सेंट्रल लेवल पे जिसे वो बोलते थे सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रख दिए, सेम फॉर द नंबर ऑफ डच एंड दी फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर। सपोज करिए कि अगर 50% मिनिस्टर डच में है तो 50% मिनिस्टर्स कौन सी लैंग्वेज के हैं, फ्रेंच के। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो इस तरह से जो लैंग्वेज बेसिस पे इन्होंने इक्वल जो पावर शेयरिंग है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा। सेकंड, some special laws require the support of majority of members from each linguistic group। तो हमारे इस पैराग्राफ में हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या होता है कि some special laws require the support of majority of members फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसके साथ ही कुछ स्पेशल लॉ भी बनाए गए जो कि सपोर्ट करता था मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स। और कौन से मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स कहते हैं, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप से, कौन से, डच और फ्रेंच के। दस नो सिंगल कॉमिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो जब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए 50 और 50 दोनों जगह, तो अगर आपको कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी कुछ स्पेशल लॉ या कुछ भी चाहिए, तो आपको क्या चाहिए उसके लिए, सपोर्ट चाहिए मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, आपको मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हो और अगर दूसरी कम्युनिटी उससे सहमत नहीं है तो आप वो लॉ नहीं बना पाएंगे, आप वो फैसला नहीं ले पाएंगे यूनिलेटरली, मतलब अकेले। ठीक है, इसका क्योंकि इक्वल पावर शेयरिंग कर दी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पावर का, तो ऑफकोर्स जब वोट्स पड़ेंगे तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए होंगे। तो कोई भी फैसला जब तक दोनों कम्युनिटी एग्री नहीं होंगी तब तक कोई भी फैसला पास नहीं होगा, कोई भी लॉ नहीं बनेगा। तो यूनिलेटरली कोई भी एक सिंगल कमेटी कोई भी फैसला नहीं ले सकती। इसी तरह से जो सेकंड इन्होंने काम किया, फर्स्ट इन्होंने क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। अब हम पढ़ेंगे सेकंड गवर्नमेंट के बाद कि सेकंड क्या काम किया इन्होंने। तो बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकंड इन्होंने बेल्जियन मॉडल में जो सेकंड पॉइंट इंक्लूड किया वो था, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इन्होंने बहुत सारी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ एक और गवर्नमेंट बनाई जिसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इंडिया में भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में देख लेते हैं किस तरह से क्या काम था। स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वल पावर दी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, और साथ ही
द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लाइन थोड़ी सी याद रखने वाली है, और ये वर्ड खासकर सब ऑर्डिनेट, ठीक है। सब ऑर्डिनेट की इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे रह के काम नहीं करेगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावर के साथ काम करती है स्टेट नेशनल लेवल पे, उसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे पूरी पावर के साथ काम करती है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी पावर के साथ स्टेट लेवल पे काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट की इक्वल पावर होंगी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं है। तो मतलब यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे रह के काम नहीं करेगी, बट उसके इक्वल रह के काम करेगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने पहले ही पढ़ा इस बारे में कि ब्रुसेल्स जो थी वो कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, और वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन था लैंग्वेज का, ऐसे कॉम्पोजिशन था, वो अपोजिट था थ्रू आउट द कंट्री। तो इसके लिए भी, क्योंकि ब्रुसेल्स को भी दोनों कम्युनिटी चाहती थी कि हम यहाँ चाहिए, ये हमें, हम यहाँ पे ज्यादा हैं, तो इस टाइप से यहाँ पे झगड़े होने के, सिविल वॉर होने के बहुत चांसेस थे। और सिविल वॉर का यही मीनिंग होता है, अगर किसी कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता पावर का, अगर कोई एक ग्रुप सेटिस्फाई नहीं होता है और एक ग्रुप को हर तरह की फैसिलिटीज मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है, तो बहुत चांस ऐसे हो जाता है कि एक ही कंट्री में दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर। तो यही यहाँ भी कुछ ऐसा था। ब्रुसेल्स एज अ सेपरेट, तो ब्रुसेल्स इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट अलग से गवर्नमेंट बना दी गई, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ भी फ्रेंच और डच स्पीकर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर का कर दिया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ भी यही हुआ कि जैसे फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला ब्रुसेल्स में, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी उन्होंने बोला हाँ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमने वो कबूल करा, तो उसी तरह से फ्रेंच स्पीकिंग ने भी वो चीज मान ली। तो ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी गई, जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, 50% हो गए आपके फ्रेंच के और 50% हो गए आपके डच के। तो इस तरह से ब्रुसेल्स को लेकर कोई झगड़े वगड़े वाली बात अब खत्म हो गई, क्योंकि अब यहाँ भी दो ही कम्युनिटी ज्यादा रहती थी, फ्रेंच और डच, तो आराम से वो मिलजुल के आराम से रह सकती हैं आगे भी चल के। तो इस तरह से बेल्जियम ने इन पॉइंट्स को इंक्लूड करके अपने कंट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल, ये हमारा 4th पॉइंट है बेल्जियन मॉडल का, एंड दिस ऑल 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक बार इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, और आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई गवर्नमेंट की बात करें तो हाँ, एक अलग तरह की गवर्नमेंट भी थी वहां पे, और वो गवर्नमेंट कौन सी थी? जैसे में हम इंडिया में होती है हमारी थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट इज लोकल गवर्नमेंट। तो सेम थोड़ा सा हम सेंस ले सकते हैं, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग होता है, उनके वहां कुछ और कॉन्सेप्ट था। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम से पहले इजी हो जब भी आप रिवीजन करें। इस चैप्टर की भी मैं आपको रिवीजन वीडियो बना के दूंगी, जो बहुत ही फास्ट रिवीजन होगा, मे बी ओनली जस्ट इन 15 to 20 मिनट्स, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो अपार्ट अगर हम बात करें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम में, तो बेल्जियम में तीसरी तरह की भी सरकार बनाई गई, और तीसरी तरह की सरकार कौन सी थी? वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे वर्ड ही पता चल रहा है कम्युनिटी, तो इसका मतलब इस गवर्नमेंट में एक कम्युनिटी से रिलेटेड लोग ही चुने जाते थे और पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन में, और वही चुने जाते थे और वही सरकार बनाते थे। तो यहाँ भी ये चीज बोली गई है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो यहाँ भी जब सरकार बनती थी इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर, तो कहाँ से बनती थी? वो सिर्फ एक भाषा के आधार पे बनती थी, एक भाषा समुदाय के आधार पे बनती थी, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, या कोई वो जर्मन स्पीकिंग हो, और नो मैटर वेयर दे लिव, और इससे कोई मतलब नहीं था वो कहाँ रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और ये जो गवर्नमेंट थी इसको किस तरह की पावर थी, ये किस तरह के काम करेगी? इसको पावर थी रिगार्डिंग कल्चरल, मतलब हर एक कम्युनिटी का, हर एक देश का अपना अलग अलग कल्चर होता है, तो उसको लेके काम करेगी। ये एजुकेशनल,
होता है भाषा के आधार पर आप कुछ अलग अपनी भाषा में कुछ एजुकेशन देना चाहते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड था, समाहित था। साथ ही लैंग्वेज रिलेटेड इशू, अगर लैंग्वेज के भाषा के आधार पर अगर कोई भी इशू होता है कहीं भी, तो उस इश्यूज को लेके भी कमेटी गवर्नमेंट जो थी वो उन बातों को सुनती थी और फैसला करती थी। तो इस तरह से कोई भी आगे चलकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती इस कंट्री में। तो यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आपने देखा कि बेल्जियन जो मॉडल था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बट it indeed is very complicated even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. But ये जो अरेंजमेंट उन्होंने क्या 4 पॉइंट्स में वो इतना अच्छा काम किया इनकी कंट्री के लिए, जिससे क्या हुआ, तो अभी अगर कोई पूछे आपसे कि बेल्जियन मॉडल का फायदा क्या हुआ या किस तरह से उन्होंने सिविल वॉर को अपने यहाँ टाला, तो उसमें आप ये 4 पॉइंट्स ही आंसर में लिखेंगे। साथ में यहाँ देखिए बिल्कुल लिखा है कि किस तरह से ये फायदेमंद हुआ। दे हैव टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो इससे ये हेल्प हुई इस बेल्जियन मॉडल से कि किसी भी तरह का जो सिविल वॉर होने की गुंजाइश थी यहाँ पे, वो अब कभी नहीं हुई वहां पे। और साथ ही इन्होंने अच्छे से, जो एक होता है कि पार्टीशन हो जाता है लैंग्वेज के बेसिस पे एक कंट्री का, तो वो पार्टीशन भी, बंटवारा जो होता है वो भी उन्होंने कई महीने में रोक दिया। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. इसी के साथ जब बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज एक साथ आई और यूरोपियन यूनियन को चुनना था, तो उन्होंने देखा कि ब्रुसेल्स जहाँ पे आराम से शांति और हर चीजें मिलजुल के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषा के आधार पर रहते हैं भी हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर जब इन कंट्रीज ने सबने मिलकर जब सोचा कि हम कौन सा यूरोपियन यूनियन चुने, तो उन्हें कौन सा ऑप्शन आया, उन्हें आया ब्रुसेल्स। उन्होंने ब्रुसेल्स को वहां का हेडक्वार्टर चुन लिया। ब्रुसेल वॉज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तो ये हमारा पेज नंबर 5 का टॉपिक, जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या चीजें हमें पढ़नी है। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम श्रीलंका। मेन बात है कि एनसीईआरटी की बुक में हमेशा जो स्टोरीज होती हैं वो रियल स्टोरीज होती हैं और रियल स्टोरीज होती हैं एनसीईआरटी बुक में, और वो डिफरेंट कंट्रीज से ली जाती हैं। तो देखते हैं इन कहानियों से हमने क्या समझा, क्या जाना। बोथ आर डेमोक्रेसीज, हमने देखा कि बोथ में दोनों में डेमोक्रेसी थी, येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। बट जो उनका पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से उन्होंने पावर को शेयर किया, ठीक है ना, अपनी जो क्षमता, अपनी ताकतों को शेयर किया, वो किस तरह से किया, वो उन्होंने अलग अलग तरीके से किया। अगर हम बेल्जियम की बात लें, तो यहाँ पे द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. तो बेल्जियम में लीडर्स ने ये बात अच्छे समझ ली कि अगर हमें कंट्री की यूनिटी को सही सलामत रखना है, देश की एकता को सही सलामत रखना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट समुदाय के लोग रहते हैं, उन सबकी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करना, आदर देना है। चाहे वो किसी भी रीजन में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी हमें कोई भेदभाव नहीं करना, उन सबकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करना और उनको हर तरह की सुविधाओं को प्रदान करना है। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. और इसी की वजह से जो इतनी भी कम्युनिटी थी, डच और फ्रेंच, उन्होंने मिलजुल के रहना पसंद किया और इक्वल पावर को भी उन्होंने इक्वली ले लिया बिना किसी भेदभाव के। श्रीलंका शोज एज अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, पर इसके अकॉर्डिंग हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का बहुत ही अलग एग्जाम्पल रहा। उसने ऐसा पावर शेयरिंग को नहीं किया, जबकि वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री था। It shows us that if a majority committee wants to force its dominance over the others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो हमने ये देखा था श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी, जब उसकी गवर्नमेंट बन गई सिन्हाला स्पीकर्स की, तो उन्होंने तमिल स्पीकर्स की किसी भी बात को ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर राज करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने मना कर दिया कि हम पावर को शेयर ही नहीं करेंगे, हम आपको कोई ताकत दे ही नहीं रहे हैं, कोई पावर दे ही नहीं रहे। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है, किसी भी कंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी देश की यूनिटी को बचा के रखना, एकता को बचा के रखना। अगर ऐसा मुश्किल हो जाता है तो फर्स्ट वहां पे क्या होंगी, वहां पे बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, और जब भी कोई वॉर या लड़ाइयां होती है तो वो बहुत ही हार्मफुल होती है, उससे किसी का फायदा नहीं होता, पर नुकसान बहुत लोगों का हो जाता है। चलिए, अब हमारा पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 में जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है, वो हमें ये पढ़ना है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हम जो भी बात करें पावर शेयरिंग की, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या होता है, 2 कंट्रीज का एग्जांपल भी देख लिया कि उन्होंने किस तरह से अपनी कंट्री में पावर को इक्वली बांटा। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है और आना भी चाहिए कि ऐसा क्यों, ये बहुत जरूरी है क्या,
व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो हम पता कर लेते हैं कि अगर ये जरूरी है तो कैसे और क्यों जरूरी है। तो 10, चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, मैं आपको लाइन रीड कर देती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 10 टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो हम दो तरह के रीजन चूज सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस दी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो ये आपका पहला पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिए। अगर कोई भी पूछे कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए तो उसका पहला पॉइंट ये है कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छी होती है, इज गुड बिकॉज, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करती है टू रिड्यूस दी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो ये इसके वजह से अगर हम इक्वल पावर शेयरिंग करिए तो इसकी वजह से क्या होगा, सब लोग सेटिस्फाई रहेंगे, उनको उनके अधिकार मिलेंगे और किसी तरह के उनमें मतभेद नहीं रहेंगे, और जब मतभेद नहीं रहेंगे तो किसी तरह के छोटे मोटे मुठभेड़ या झगड़े उनके बीच में नहीं होंगे। Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. ये आपका हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है जो हमें ढूंढ ढूंढ के निकालना होता है एनसीईआरटी बुक में, स्पेशली क्लास 9th और 10th में, क्योंकि आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखना और बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे फिर आपको समझना बहुत पड़ेगा इसके लिए। तो सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, हमें अच्छे से पता है कि सोसाइटी में या किसी देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के मतलब भाषा के आधार पर, जाति के आधार पे, है ना, कल्चर के आधार पे हर तरह के लोग रहते हैं। तो इस वजह से उनमें कभी ना कभी सोसाइटी में रहने के हुए कुछ मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां स्टार्ट होती है जो कि कभी कभी बहुत बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, बन जाती हैं। और इसके साथ ही जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है किसी भी कंट्री में, जो वहां की सरकार होती है उसके लिए वहां पे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि जो लोगों के अधिकार होते हैं मत देने का, वोट देने का, वो भी, ये सब चीजें जो होती हैं वो भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अब तो इस चीज को भी अगर हम ले जाएं तो पावर शेयरिंग, जब हम इक्वल पावर शेयरिंग कर देते हैं तो लोगों के बीच में झगड़े कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या आ जाती है, कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है कि जो सरकार है वो आराम से वहां काम कर सकती है, जो लोग हैं वो वहां पे आराम से रह सकते हैं और अपने पॉलिटिकल राइट्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इम्पोजिंग, तो ये फायदे हैं अगर हम पार्ट्स को शेयर करते हैं। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कमिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग टर्म इट अंडरमाइन्स द यूनिटी ऑफ द नेशन। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे अगर हम देखें कि जब हम कुछ कंट्री में, श्रीलंका में मेजोरिटी कमिटी, एक कमेटी जब दूसरी कमेटी पे राज करना स्टार्ट कर देती है, उनको कोई अधिकार नहीं देती है, तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिनको ये जो ये कर रहे हैं उनको, पर ये थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए शायद वो कंट्री डेवलप भी कर जाए, अच्छा भी लगे, शांति भी बन जाए, पर काफी लंबे समय के लिए ये शांति बरकरार नहीं रह सकती। और इस तरह की जो बातें होती हैं वो देश की एकता के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं, जिसकी वजह से देशों का बंटवारा हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती है बड़ी बड़ी, और बहुत सारा नुकसान हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पैरा है, ट्रेनिंग ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. तो इस तरह के जो tyranny वर्ड का मतलब होता है the cruel and unfair use of power of by a person or small group to control a country or state. तो मैंने सारी के सारी इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे वर्ड मीनिंग्स मैंने पेज नंबर वाइज लिख दिए हैं, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। तो ट्रेनी मतलब क्या होता है, ट्रेनी वर्ड का मतलब होता है कि जब कोई इंसान अपनी पावर का मिसयूज करता है और बहुत ही दूसरे लोगों को कंट्रोल करता है, उन स्मॉल ग्रुप्स को जो उनके मुकाबले कम संख्या में उनको कंट्रोल करता है, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी नहीं करता, तो एक तरह से एक बहुत ही गलत व्यवहार करना उनके साथ, इस वर्ड का वही मतलब होता है। तो यहाँ भी वही चीज हुई कि श्रीलंका में किस तरह से एक मेजोरिटी जो है कम्युनिटी वो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो संख्या के आधार पर कम लोग हैं उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, अपनी पावर का मिसयूज करती है। इट ऑफन ब्रिंग्स न्यू टू द मेजोरिटी एज वेल, बट कुछ समय के लिए जो इस तरह की जो आपका व्यवहार होता है वो आगे चल के आपके लिए भी नुकसान दायक सिद्ध होता है। देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जो हमें बताते हैं कि हाँ हमें पावर शेयरिंग को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही हमारे कुछ और मेन रीजन भी हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracies. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens, through participation,
एक्वायर अ स्टेक इन दी सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा एक सेकंड रीजन भी है कि हमें क्यों पावर शेयरिंग को फॉलो करना चाहिए, बहुत ही डीप रीजन है। तो क्योंकि पावर शेयरिंग जो है एक वो ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर किसी भी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें और अगर वहां पे इक्वल पावर शेयरिंग नहीं है तो वो वास्तव में एक जो कहते हैं कि एक आत्मा जो है डेमोक्रेसी की वो वहां पे नहीं है। तो पावर शेयरिंग जो है एक आत्मा है किसके, डेमोक्रेसी की, कि अगर जहां डेमोक्रेसी होगी वहां पे पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट होगा ही होगा और वो आपको फॉलो करना होगा। अगर कोई भी कंट्री इस चीज को फॉलो नहीं करती है, इक्वल बंटवारा नहीं करती है, जितने भी लोग वहां पे हैं पावर को नहीं देती है, तो वो वास्तव में एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही नहीं सकती है। इसके बाद हमने देखते हैं क्या है, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो जितने भी लोग हैं वहां पे उनको क्या देना है, आपको इक्वल पावर को शेयर करना है। इसके साथ ही जो वहां पे गवर्नमेंट बनेगी वो किस तरह की गवर्नमेंट बननी चाहिए, एक लेफ्टिमेट गवर्नमेंट होती है जिसमें सारे के सारे सिटीजन, लेफ्टिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट वहां पे बन रही है क्या वो एक वैधिक तरीके से वहां बनी है, एक लीगल तरीके से बनी है। क्या लीगल तरीका है वो, लीगल वैधिक तरीका ये है कि सब सिटीजन ने क्या उसको वोट दिया है, पार्टिसिपेशन क्या है, क्या वो सरकार जो है उसकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर चुनाव के मैदान में उतरा था, चुनाव लड़ा है उसने अच्छे से, किसी तरह की कोई गलत तरह की हरकत नहीं हुई है ना, अच्छे से सबने ईमानदारी से अपने वोट दिए, ईमानदारी से हर काम किया गया है, किसी ने किसी को रिश्वत नहीं दी है वोट खरीदने के लिए। तो इस तरह से जब ये गवर्नमेंट बनती है तो उसको बोलते हैं एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो हम फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन। तो इसके अंदर हमें दो सेट पढ़ने हैं, दो रीजन हम पढ़ेंगे कि इसके मेन रीजन क्या होते हैं। साथ ही स्टेक मीन्स एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। देखिए हर एक वर्ड का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है। तो माँ का बाउंड्री, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, जिसके वजह से वो एक स्पेशल बाउंड्री, एक स्पेशल लाइन मार्क करते हैं अपने सिस्टम में, एक स्पेशल लाइन बनाते हैं। अब हम प्रूडेंशियल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। लेटर्स इसके दो रीजन होते हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मेनली ये भी सब पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, पर जो इसके मेन रीजन हैं वो है, एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है सेकंड है मॉरल रीजन। तो इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा देखिए, वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasizes the very act of power sharing as valuable। तो प्रूडेंशियल इस तरह के लॉजिकल रीजंस होते हैं जो हमें फॉलो करने ही करने चाहिए। और दूसरा जो है हमारा है सेकंड मॉरल रीजन। तो मॉरल रीजन से आप क्या समझते हो, मॉरल रीजन मतलब कुछ मॉरल वैल्यूज टाइप की, जिस तरह से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे ईमानदारी होती है, सच बोलना होता है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वही यहाँ भी डेमोक्रेसी में है। तो प्रूडेंशियल रीजन की बात करें तो प्रूडेंशियल रीजन किस बात पे ज्यादा जोर देता है, पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। इसका कहना है कि अगर आप किसी भी कंट्री में, मतलब प्रूडेंशियल रीजन के अकॉर्डिंग आप किसी भी कंट्री में अगर पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो आपको आगे बेटर आउटकम्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा मॉरल रीजन बोलता है emphasizes the very act of power sharing as valuable, कि जो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वैल्यूबल है, इसको हमें करना ही करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारी मॉरल वैल्यूज होती है ना, वैसे इसको भी, इस रीजन को भी हम मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही लें कि पावर शेयरिंग भी जो है वो बहुत ही वैल्यूबल है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे एक प्रूडेंशियल का मीनिंग भी बहुत क्लियरली मेंशन किया है, लॉजिकल थिंकिंग, कि फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो इन्होंने जैसे यहाँ पे बोला कि बेटर आउटकम्स, अगर आप पावर शेयरिंग को फॉलो करते हैं तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मतलब आपको प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे सेंस आ रहा है। और मॉरलिज्म में हम ऐसी बातें नहीं सोचे प्रॉफिट लॉस की, हमें करना है क्योंकि हमारी ये मॉरल वैल्यूज, ठीक है, मॉरल वैल्यूज की तरह है। तो इस मीनिंग को आप अच्छे से एकदम समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर आज तक के लिए आई थिंक इतनी बहुत है इस वीडियो के लिए। इसके आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो थैंक यू एवरीवन एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।